ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करना है तो मेरे हिसाब से दो ही चीज़ें हैं। पहले तो आपका जो कंपोस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से सड़ाओ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके खेत में जो भी अनाज उगा या जो भी पौधा उगा, इसके फल या दाने आप ले लो, बाकी के जो रॉ मटेरियल है, उसके पार्ट, पत्ते है, जड़ है, उसका जो रूट है, उस सबको आपको डिकम्पोज करना और वापस खेत में डालना है। अगर वो करोगे तो ज़मीन की उर्वरक शक्ति कभी कम नहीं होगी। तो हमारी जो यंग जनरेशन है उनको यही मैसेज है, ज़मीन को बेचना नहीं है, वैल्यू एडिशन खुद करो, खुद की ब्रांड बनाओ, खुद के कंज्यूमर की लिस्ट बनाओ, फॉलोअप करो और इसमें लगे रहो। आने वाला कल आपका ही होगा। मैं हमेशा सबको एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई अपना गांव मत छोड़िए, अपना खेत मत छोड़िए। बात यह है कि ऑर्गेनिक की अवेयरनेस जितनी आई है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर पे ट्रांसपेरेंसी, वो सामान नहीं खरीदता, विश्वास खरीदता है। सामान तो बात की बात है, वो विश्वास खरीदता है कि मैं जो खा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉस्मेटिक जो है ना, दिखाव से मत उसको परचेस करो, आपको उसके गुण से परचेस करो, क्योंकि अल्टीमेटली गुण इम्पोर्टेंट है। उसका जो देखाव जो है कॉस्मेटिक, आपको वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंसी कंज्यूमर को दिखाना। ट्रांसपेरेंसी आएगा तो ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट आएगा तो स्केल होगा। हम सुबह से शाम किस लिए मेहनत करते हैं? हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, अच्छा खाना दे सके। और अच्छा खाना नहीं दे सकते तो वो काम किस काम का, जो पैसा किस काम का? तो मुझे लगता है कि किसान हो या कंज्यूमर हो, सबको एक दिन वापस आना पड़ेगा, अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, शरीर श्रम बढ़ाना पड़ेगा, अपनी जो ज़रूरत है उसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। ये केवल भौतिकवाद से काम नहीं चलने वाला। This is the second podcast of Green Talk and I am probably enjoying more than what audience is going to enjoy. और किसी ने मुझे बोला था कि जो पॉडकास्ट में आपको मज़ा आए तो लोगों को मज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका कनेक्शन हो जाता है वो इंसान के साथ, तो ये मौका और लेता हुआ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आज हरित क्रांति हुई, वहाँ पे पेस्टिसाइड्स आए, उसका एक ऑब्जेक्टिव था, एक थॉट था। हर एक चीज़ का एक कारण होता है, वो कारण पूरा हो जाए ना, फिर वो छोड़ देना चाहिए। यानी अगर आपने, जैसे कोविड का एक यूनिक केस मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने पैरासीटामोल टच ही नहीं की पूरे कोविड में और हमें क्योर हो गया। यानी अगर शरीर को पैरासीटामोल की ज़रूरत नहीं है और आपने वो दवाई देना चालू रखा, मैं मॉडर्न मेडिसिन्स को डिनाई नहीं करता हूँ, वो एक इमरजेंसी विकल्प है। देसी दवाइयों की बात करें, देसी खाने की बात करें, मैंने ये बहुत ही बड़े आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से ये सुना था, फूड इज़ योर बिगेस्ट मेडिसिन। खाना सबसे बड़ी दवाई है। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, या तो आपने अभी क्रिएट की है या जेनेटिकली आपके फैमिली ने क्रिएट किया है। तो एक हेल्थ एक्सपर्ट है जो मेरे फैमिली के अंदर पार्ट है, तो उनका, जैसे मैं बात करता हूँ, पार्थ अध्यारू, सो ही वुड स्टडी दैट आपके फैमिली क्या करते थे, आप कौन सी जाति में से हो, आप बनिए हो, आपकी फूड हैबिट क्या रहेगी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो उससे ही विल फाइंड आउट न्यूट्रिशनल रेमेडीज। सो आई एम सेइंग अबाउट दैट फूड सबसे बड़ा दवाई है। अगर हम बात करें, वापस जाएंगे पेस्टिसाइड्स के अंदर, कि जो खाने में पेस्टिसाइड घुसाया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो उसके बाद क्या चीज़ें आपके हिसाब से सही नहीं की गई? देखो, मेरे हिसाब से सही जो नहीं किया इन लोगों ने ये किया कि यूरिया और डीएपी ले आए क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना था, और लेकिन साथ में जो करना चाहिए था वो नहीं किया। क्या नहीं किया? तो पशु का जो गोबर है उससे खाद बनाने के तरीके किसानों को प्रॉपरली नहीं सिखाए। आज भी गांव में आप चले जाओ, आपको गोबर के ढेर मिलेंगे, पूरे गंदगी, माखी, मच्छर उसी में पनपते हैं, और किसान को उसमें से खाद कैसे बनाना है वो नहीं सिखाया तो नहीं सिखाया। अगर वो सिखाते तो शायद यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड कम डालने पड़ते, क्योंकि हमारी सॉइल फर्टाइल रहती है।
अभी किसान जो गोबर का ढेर जो है ना साल में एक बार ट्रैक्टर में भरता है, खेत में डाल देता है। कब डालता है? गर्मी के दिनों में, जब खेत खाली होते हैं। अब जब 48 डिग्री टेम्परेचर खेत के अंदर है दोपहर में, आप वो गोबर का ढेर उठा के खेत में आप डाल देते हो, स्प्रेड कर देते हो। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो जिंदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। इंसान ही मर जाता है तो फिर तो अब किसान ने जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो इस्तेमाल की वो गलत की। तो हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। एक लेवल पे आपको हो गया, प्रोडक्शन आ गया, लोगों के पेट भर गए, आपके अनाज के गोदाम भर गए। इसके बाद सरकार को ये काम करना चाहिए था कि हमारे जितने भी पशुधन है उसका जो गोबर गौमूत्र है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किसानों को सिखाना था, ताकि वो यूरिया और डीएपी पर अपनी निर्भरता को कम कर सके, जी, जो नहीं किया। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि गोबर गौमूत्र का सही यूज़ हमने नहीं नहीं किया। किया, आज भी नहीं कर रहे। और इंडिया का जो सबसे बड़ा वेल्थ है कि गोबर गौमूत्र से हमारी गाय आधारित खेती पूरी सिस्टम आ रही है, पर हमारे कुछ नेताओं ने उसको सिर्फ गौमूत्र को आप हिंदू है या नहीं है उसी की बात की पुष्टि करने के लिए, आज मैं देख रहा था कहीं इंदौर पे होने वाला है गरबा, तो वो हिंदू मुस्लिम ना आए, उसके अंदर अगर आप गौमूत्र पियोगे तो आप हिंदू हो, नहीं तो आप हिंदू नहीं हो। गौमूत्र एक पवित्र चीज़ है, अपने धर्म में उसका बहुत बड़ा मान है, वो चीज़ हम सराखों पे रखते हैं, पर उसका खेती का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है। गाय में अगर 33 करोड़ देवता हैं तो वो धर्म ने कुछ कारण होगा कि गाय को वो जगह दी थी। आज हमारे देश में वो पशुओं की इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे हम कुत्तों की बात करते हैं, कौवों की बात करते हैं, तो हम बर्ड की बात कर रहे हैं, तो बर्ड का कुछ रीज़न था। बर्ड को क्यों हमने इज्जत दी? क्योंकि वो कीड़े ले जाके खाते थे। कुत्तों को क्यों इम्पोर्टेंस दिया? उसका एक रीज़न हर एक चीज़ का रहा है, पर हमने वो रिलीजियस इम्पोर्टेंस को सिर्फ एक धर्म के हिसाब से लिया, अपने कल्चरल एक्सेप्टेंस के बारे में नहीं किया। तो अगर पशुओं की आपने बात की, बहुत बड़ी बात है, और उनके अंदर जो माइक्रोब्स रहते हैं, जो छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसका हमने यूटिलाइज नहीं किया। तो आप ये माध्यम से फार्मर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे यूज़ करना चाहिए? देखो ऐसा है कि जो गोबर है ना, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हम लोग जब गोबर का ढेर साल में एक बार उठा के खेत में डाल देते हैं ना, हम खाद नहीं डाल रहे, हम लोग समस्या डाल रहे हैं। क्योंकि वो तो खाद बना ही नहीं था, वो तो सिर्फ गोबर का ढेर है। उसके अंदर क्या है? तो सेल्यूलोज है, ऐसा फाइबर है कि जो गला हुआ नहीं है। इसके अंदर वीड के सीड है, जो निंदामण आपके खेत में उगने वाला है। वो कच्चा खाद है, तो वो सॉइल में जाएगा और सॉइल के अंदर वो फर्मेंट कर, जब वो प्रोसीजर करेगा तो खेत के अंदर जो नाइट्रोजन है वो भी कम कर देगा। अच्छा खाद किसको कहते हैं? तो इसके 3 लक्षण हैं। पहला तो वो गला हुआ होता है, तो चाय की भूकी की तरह कम वजनी होता है, हल्का होता है, उसको खेत के अंदर आप स्प्रे कर सकते हो। दूसरा, उसमें से दुर्गंध नहीं आती, बदबू नहीं आती। आज तो हमें ऐसे ही लगता है कि गोबर में से सिर्फ बदबू आ सकती है। और तीसरा है वजन में हल्का होता है। ये 3 लक्षण है अच्छे खाद के। तो ऐसे खाद तो किसान बना ही नहीं रहा। हम लोग गोबर का ढेर बना रहे हैं, और जब वो खेत में डालते हैं तो इससे दीमक बढ़ती है, इससे फंगस बढ़ती है, इससे वीड बढ़ते हैं। यानी हम अपना प्रॉब्लम कि भाई गोबर से छुटकारा मिले उसके लिए वहाँ पे डाल देते हैं, और वो प्रॉब्लम हम दूसरा क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट एक कर रहे प्रॉब्लम हैं। से छूटने के तो जगह पे हम दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर किसी किसान को करना है तो सबसे पहला है सॉइल की हेल्थ को बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और तभी बढ़ेगा जब अच्छा खाद डालोगे ना। अच्छा खाद का मतलब है उसको प्रॉपर डिकम्पोज करोगे साइंटिफिक तरीके से। जी, अगर मैं बात कर रहा हूँ नई पीढ़ी के फार्मर्स की, पहले मैं पुरानी पीढ़ी के फार्मर्स की बात कर रहा हूँ जो सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ दैट मैसेज? शुरू के सालों में जो फार्मर थे ना, वो थोड़ी बहुत मजदूरी करते थे। वो क्या करते थे? खाद के ऊपर मिट्टी डाल के, पानी डाल के उसको 1 साल तक सड़ने देते थे। इसके बाद करते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोगों को हाथ गंदे नहीं करने हैं।
अभी तो खाद जो है वो जेसीबी से हम लोग उकड़ा भी भर के ट्रॉली के अंदर डाल के फिर स्प्रे कर देते। तो धीरे धीरे दिक्कत यह है कि लेबर की शॉर्टेज की वजह से, लेबर न मिलने की वजह से हम लोग ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जिससे मतलब दिक्कतें हम बढ़ा रहे हैं। तो लेबर शॉर्टेज की वजह से भी ये पुरानी जो तकनीक थी, पुरानी जो परंपराएं थी, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करना है तो मेरे हिसाब से दो ही चीज़ें हैं। पहले तो आपका जो कंपोस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से सड़ाओ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके खेत में जो भी अनाज उगा या जो भी पौधा उगा, इसके फल या दाने आप ले लो, बाकी के जो रॉ मटेरियल है, उसके पार्ट, पत्ते है, जड़ है, उसका जो रूट है, उस सबको आपको डिकम्पोज करना और वापस खेत में डालना है। अगर वो करोगे तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति कभी कम नहीं होगी, क्योंकि यानी मिट्टी से उसने जितना लिया उतना आपने वापस कर दिया। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, फल ले लिया, दाने ले लिया, उसका जो स्टम था गेहूं का जो था वो भूसा भी था वो भी, या मूंगफली का पत्ते थे वो भी गौशाला को बेच दिया, नहीं भी बेचा तो फेंक दिया फेंक कहीं दिया पे। या जला दिया बाहर निकाल के। अल्टीमेटली ज़मीन की उर्वरा शक्ति को समझना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं समझेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में ऐसा है कि जो कीड़े, अगर हमारी सॉइल हेल्दी है तो फिर क्रॉप प्रोडक्शन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सॉइल बीमार है तो क्रॉप प्रोडक्शन की चिंता ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके तरीके हैं, जैसे कड़वे पौधे जितने भी हैं जिसको गाय बकरी या भैंस नहीं खाते, ऐसे कड़वे पौधे का अर्क, उसको पत्ते को उबाल के वो पानी का स्प्रे किया जाए पौधे के ऊपर। तो इसके बाद क्या होगा कि पौधे के ऊपर एक लेयर बन जाता है कड़वाहट का, और जो इंसेक्ट है, जो ईयर है या चूसिया जीवात है, उसका टेस्ट बदल जाता है, तो खाने में मज़ा नहीं आता। तो 1-2 दिन 4 दिन भूखी रहती है, तो हमारा फसल का नुकसान इमीडिएट अटक गया। 3-4 दिन में उसकी लाइफ साइकिल भी ब्रेक हो जाती है। तरीके है, इसके सब में मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जी। और हमारी आज की जो यंग जनरेशन है वो शरीर श्रम कम करती है, हाथ गंदा नहीं करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, खुद से करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, श्रम का विकल्प नहीं है। जी, अगर मैं बात कर रहा हूँ नए पीढ़ी का, तो आज ज़मीन के प्राइस आसमान को छू रहे हैं, लोग ज़मीन बेच रहे हैं, लोग आराम कर रहे हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस और कुछ लोगों से ये सुना था कि अगर मेरा बेटा चल रहा है, फिर वो साइकिल पे आया, फिर वो गाड़ी में आया, फिर वो मर्सिडीज़ में आया, फिर वो फरारी में आया, फिर मेरे बेटे को वापस चलना पड़ेगा। यस, बिल्कुल। अगर आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया तो जितनी जल्दी चढ़े हो उससे जल्दी गिरोगे, क्योंकि चढ़ना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर ऐसे में फार्मर्स की बात करूं, हाँ कंफर्टेबल लीजिए, ये कंफर्ट का ज़माना है। आज एसी है, आज हम एक एसी स्टूडियो में काम कर रहे हैं, उसका यूज़ है, यूटिलिटी है, उतना ही वो कंफर्ट को यूज़ कर दिए, यूटिलिटी के बियॉन्ड नहीं। अगर आपका लिवेबल टेम्परेचर है तो आपको एसी में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरल गर्मी को सहन कीजिए। अभी दूसरी बात आती है, फार्मर्स ज़मीन बेच रहे हैं, ईजी पैसा मिल रहा है, और वो पैसा अपने मौज शौक के लिए यूज़ किया जाता है। फिर बहुत सारी अच्छी और बुरी आदतें एक साथ आती है, कंफर्ट बुरी आदतों के साथ आता है। तो उनको हम फार्मिंग से कैसे जुड़ा रहे? जैसे बड़े होते हैं उनको तो दिख रहा है कि मेरा फैमिली कौन सी डायरेक्शन पे जा रहा है, पर वो तो कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो 70-80 के साल में पहुंच गया है और नेक्स्ट जनरेशन को पैसा या पावर दे चुका है। तो क्या वो एक पिछली जनरेशन के किसान को आप क्या मैसेज देंगे, और नई जनरेशन जो ज़मीन बेचने वाली है, जो फार्मिंग से दूर जा रही है, उनको क्या मैसेज देंगे? ऐसा है, फार्मिंग से जो लोग दूर जा रहे हैं, देखो हमारी देश की आबादी इतनी है कि हमको प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए हमको मतलब मार्केट से कम्पीट भी करना पड़ेगा। और वो करने के लिए हमारी जो यंग जनरेशन है वो अगर खेती, क्योंकि देखो जब जैसे जैसे समय जा रहा है ना, सबकी नौकरियां खतरे में हैं। अब तो एआई का ज़माना है और नौकरी कम मिलने वाली है। हाथ से जो
काम करने वाले लोग हैं वहाँ पर मशीन आने वाले हैं, तो काम तो सबको नहीं मिलने वाला, वो तो फैक्ट है, या काम का स्वरूप बदलने वाला है। मैं कई बार कहता हूँ कि अब ज़माना ऐसा है कि हर 5 साल में इंसान को नई नई स्किल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो काम कर रहे हैं 5 साल के बाद हो सकता है वो काम छूट जाएगा, क्योंकि नई यंत्र आ जाएंगे, नई सिस्टम आ जाएंगे, है ना। तो हर 5 साल में काम बदल जाएगा, नई नई स्किल सीखने पड़ेंगी, क्योंकि वो आने वाला फ्यूचर मुझे इसी तरह से दिख रहा है। एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पर आपको खेती के बिना चलने वाला नहीं है। दो ही चीज़ बचने वाली है, वो है एग्रीकल्चर और क्राफ्ट। ओके। ये दो ही चीज़ें बचने वाली, बाकी सब में सिस्टम एआई के ज़रिए परिवर्तन आने वाला है, वो फैक्ट है। अब इंसान को खाना तो पड़ेगा, फूड के बिना तो चलने वाला नहीं है। उसके अंदर तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक गोली खाई और साल भर पूरा दिन की कैलोरी मिल गई, वो तो संभव है नहीं। तो खाना तो पड़ेगा। उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि मुझे हेल्दी खाना है, और हेल्दी खाना है तो हमारे जो यंग बच्चे हैं, मैं उन सबको एक हिदायत देता हूँ कि भैया थोड़े कम पैसे चाहे आज मिले, लेकिन अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को बचा के रखना, वही आपका पेट पालने वाली है। अगर मिट्टी एक बार खेत हाथ से गए तो वापस नहीं आने वाला। इंडस्ट्रीज कितना भी कर ले, फैक्ट्रियाँ कितना भी चिप्स बना ले, अल्टीमेटली जो फ्रेश आलू से जो हमारा पेट में जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो चिप्स से कभी नहीं मिलने वाला, है ना। तो एग्रीकल्चर, वो सारी इंडस्ट्रीज़ का कच्चा रॉ मटेरियल तो वहीं से आने वाला है। जी। अगर एग्रीकल्चर ही ख़त्म हो जाएगा तो सारा ख़त्म हो जाएगा। यानी हमें एक सेवा के फॉर्म में भी लीजिए और बिजनेस के फॉर्म में भी लीजिए। आज अगर आपके पास शिक्षित लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, वो क्या, किसी के कोई ज़मींदार थे जिसके 100 बीघा है, किसी के 50 बीघा है, किसी के 5 बीघा है, तो वो क्या अपने शिक्षण को यूज़ करते, या तो किसी के पास बहुत कम ज़मीन है पर शिक्षण है, तो आपका शिक्षण जो आया उससे वो एम्पावर होके, या वो क्या शिक्षण लेता है वो भी बहुत बड़ी बात है कि भाई फार्मिंग का अगर शिक्षण लेता है और ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में नहीं रहा तो वो यही बोलेगा केमिकल लगाओ, घर और चलाओ। उसका भी केमिकल लगाने के लिए भी शिक्षा प्रॉपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, नेचर को क्या चाहिए नहीं चाहिए, उसको विज्ञान के साथ वो करना पड़ेगा। मैं जो हमारे यंग बच्चे हैं उनसे ये भी कहूँगा कि हमेशा ये मत सोचो कि हम लोग टन बंद माल बेचेंगे। नहीं, अब टन का ज़माना नहीं है, ग्राम में बेचने का है। तो अच्छी पैकेजिंग करो, अच्छी वैल्यू एडिशन होम लेवल पे करो, गांव के लेवल पे वैल्यू एडिशन करो, अच्छे पैकेजिंग में बेचो और अच्छी क्वालिटी का माल बेचो। कच्चा रॉ मटेरियल बेच के कभी कोई पैसा वाला नहीं बना। और दूसरा कि आप जितना पैदा कर रहे हो तो इतना ही पैदा करो जितना आपके पास कंज्यूमर हो। ऐसा मत करो कि आपके पास कंज्यूमर है 300 और अब पैदा कर दिया 30,000 का, तो ऐसा भी मत करो। जितना कंज्यूमर की साइज़ है उसी हिसाब के, उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेती करो। आज हमारे जो खेड़ूत हाट में 3,000 कंज्यूमर आ रहे हैं ना, मैं अपने किसानों को यही बोलता हूँ कि भाई आप हमारे जितना जो चीज़ बिकता है उतना ही लगाइए। अगर आपने ज़्यादा लगाया तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एपीएमसी की ओर मूव करना पड़ेगा, और एपीएमसी आपको पूरा रेट नहीं देती, क्योंकि वहाँ तो मांग और पुरवठा के हिसाब से रेट तय होते हैं। यहाँ पर खेड़ूत हाट में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर तय है, हम उसके लिए ही लगाए। मार्केट में जब 10 रुपया टमाटर हो जाते हैं तो भी हम 60 रुपये किलो से नीचे नहीं बेचते, क्योंकि हमको पता है ना कि हमने जो खर्चा किया है, जो लागत लगाई है वो इतना ही है, तो हम कम में बेच भी नहीं सकते। तो हमारी जो यंग जनरेशन है उनको यही मैसेज है, ज़मीन को बेचना नहीं है, वैल्यू एडिशन खुद करो, खुद की ब्रांड बनाओ, खुद के कंज्यूमर की लिस्ट बनाओ, फॉलोअप करो और इसमें लगे रहो। आने वाला कल आपका ही होगा। जी, इसमें और एक चीज़ ऐड करेंगे कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशन, कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों से लेके आप उसका एक ब्रांड क्रिएट कर Yes, सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। एक यूनिक एग्जांपल है, एक बहन है जो अहमदाबाद में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बेच रही है, उसका भाई महाराष्ट्र में या कोई भी एक जगह पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। वो प्रोड्यूस को पैकेज करके एक बहन यहाँ पे सामान बेच रही है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि देयर इज़ सम प्रोड्यूसर, देयर इज़ सम सेलर, दे कम टुगेदर टू क्रिएट प्रॉफिटेबिलिटी, टू क्रिएट अ ब्रांड। देयर इज़ अ ट्रस्ट, बहन भाई में ट्रस्ट रहेगा। वैसे ही तरीके से
दो लाइक माइंडेड लोग, कि मैं जाके कोई फार्मर के पास जाता हूँ डांग में, हिम्मतनगर में या कहीं पे भी, उसके साथ कोलैबोरेशन करता हूँ। मैं ये हाइड नहीं करता हूँ कि ये मैं कहाँ से लाता हूँ, वहाँ पे लिखता हूँ प्रोड्यूस्ड एट सो एंड सो प्लेस, मार्केटेड बाय सो एंड सो, सो देयर इज़ अ पार्टनरशिप। हमेशा ये है कि एक पार्टनरशिप क्रिएट करके वैल्यू ऐड करो। ऐसे अहमदाबाद इंडिया के एक नॉन फार्मर है जो शार्क टैंक में गया था, उन्होंने शार्क टैंक से फंडिंग नहीं लिया, उनको फंडिंग मिल सकता था, वो हज़ारों टन हनी प्रोड्यूस करके, लाखों हनी फार्मर्स का कोलैबोरेशन करके, वो फार्मर से एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा है हनी में। सो ये तरीके से अलग अलग कोलैबोरेशन कर सकते हैं। फार्मर शायद खापली गेहूँ बना रहा है या कोई तरीके से कर रहा है, उसको प्रोसेस करके। अहमदाबाद में काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, काफ़ी होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर्स हैं कि जो शायद फार्मर से लेके या तो सेलिंग का, या उसको सेलिंग पैकेजिंग करके उसको फर्दर सेल कर रहे हैं, या प्रोसेस करके बेच रहे हैं। गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की हर बार गलती होगी, कुछ उनके भी मुहिम है, पर गवर्नमेंट के लिमिटेशन है। हम 150 करोड़ 140 करोड़ का देश है और हम बात कर रहे हैं, चाइना जैसी विपत्ति तो नहीं है, पर फिर भी चाइना में जो विपत्ति है वो प्रोडक्शन सिस्टम की वजह से आ रही है, हमारे में कम है क्योंकि आज भी हम ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। जिस मोमेंट पे मैं बोलूँगा कि मैं ट्रेडिशन से छूट गए, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जो हम सब कुछ कर रहे हैं, वो नेचुरल बेस्ड है और फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम जुड़े हुए रह सकते हैं, आज का टेक्नोलॉजी फार्मर को सर यूज़ करना ही चाहिए। जैसी ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग की बात करें, बहुत सिंपल है ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। जितना छोटा नाम होगा उतना असरकारक होगा, जितना अपना नाम होगा। जैसे हनी बी की नाम करें, एक हनी बी को एक कंसेप्चुअली एक्सप्लोर करके उसका नामकरण रखा गया। तो आज अपने ब्रांड का कुछ अगर नाम रखते हो तो वैसी तरीके से उसको डिज़ाइन यूज़ करो, पैकेजिंग यूज़ करो, सस्टेनेबल पैकेजिंग यूज़ करो कि मिनिमम प्लास्टिक यूज़ करके हम वो पैकेजिंग में कैसे ला सकते हैं, मिनिमलिस्टिक चीज़ें यूज़ करके हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ई कॉमर्स आ गया है, खुद की भी वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए एक टाइम आने के बाद। ऐसे कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें पहुंच सकते हैं, हम उसके लिए भी वीडियोस आगे बनाएंगे कि एक फार्मर को ब्रांड कैसे बनाना चाहिए। पर जैसे हमने बात किया कि अगर आपको पैसा नहीं दिख रहा है फार्मर्स में, फार्मिंग के अंदर अगर पैसा नहीं दिख रहा है तो पैसा बनाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ाई करके बाहर नौकरी करके ही मैं पैसा बनाऊंगा। मैं आज इंटरनेट का टाइम है, पहले की बात अलग था कि आदमी को 2 दिन ट्रैवल करके नौकरी में पहुंचना पड़ता था। तो आज फार्मिंग एंड नेशंस प्रोटेक्शन एंड नेशन सर्विस, 3 कैटेगरी ऑफ पीपल शुड नॉट स्टॉप। तो मैं ये बात करूँगा, फार्मर्स को ये सोचना पड़ेगा कि मुझे पैसा कैसे बनाना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे को गांव कैसे छोड़ना है, क्योंकि गांव शहर के कुछ लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, उनको गांव में आना है, उनको ज़मीन खरीदने, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम ज़मीन खरीद के फार्मिंग कर पाएँ। बिल्कुल अहमदाबाद के पास तो फार्म खरीदना और फार्मिंग करना तो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। पर ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे हम गौनीति की बात करें, एयू मिल्क की बात करें, हम बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स की बात करें जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने फार्मिंग पे गए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बंसी गिर गौशाला आज सबसे प्रीमियम प्रोड्यूस जो बेच पा रहा है, वो एक केस स्टडी है कि महंगा बेचना गलत नहीं है, महंगा बेचना आना चाहिए। सो आज फार्मर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि अगर कोई महंगा बेच रहा है, आपको तो ये होना चाहिए कि अगर वो बेच सकता है तो मैं भी बेच सकता हूँ। तो फार्मर को नफ़ा कमाना चाहिए, फार्मर्स को कमाना चाहिए, रिटेलर्स को कमाना चाहिए, ब्रांड ओनर्स को कमाना चाहिए, सबका कमाने का हक है। अगर नेचुरल केमिकल फ्री प्रोड्यूस डाल रहे हैं तो ब्रांड वाला अपना पैसा बना रहा है,
क्योंकि उसका वेस्टेज हो रहा है, उसका पैकेजिंग में खर्चा हो रहा है। तो ये कोलैबोरेशन का चीज़ है, क्योंकि कई बार इनसिक्योरिटी होता है ये क्या वो मेरा हिस्से का कमा गया, तो क्या वो मेरे को पैसा दे रहा है। आप अपना देखो, दूसरे को दूसरे का देखने दो। આપણે પોતપોતાનું કરીશું तो प्रॉब्लम नहीं था। सो अगर आपको लगता है, यानी अगर हम खुद का देख लेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अगर हम पूरे गांव का देखने जाएंगे कि वो क्या कमा रहा है, वो क्या खा रहा है, तो हमें प्रॉब्लम होगा। अगर ये देखोगे कि बाजू वाले ने 10 करोड़ की ज़मीन बेच के मर्सिडीज़ या BMW या ऑडी ले आया, तो आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपकी फैमिली खेती करके रह पा रही है, कंफर्ट से कोई परहेज नहीं है, बट अगर वो रह पा रही है तो आपको ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप अमेरिका ट्रिप नहीं करोगे तो चलेगा। इंडिया के अंदर पटेल जो है वो पूरी दुनिया में भरे हुए हैं, गुजरातियों से पूरी दुनिया भरी हुई है। आज सब वहाँ पे मोटेल ओनर्स बन गए, जो खेत ओनर्स थे वो मोटेल ओनर्स बन गए हैं। तो जो शिफ्ट हो रहे हैं, जो अब्रॉड जा रहे हैं खेत छोड़ के, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, पहली चीज़ तो यह है कि मैं हमेशा सबको एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई अपना गांव मत छोड़िए, अपना खेत मत छोड़िए। और अगर आपका खेत के अंदर आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर खेती कर रहे हो तो ऑर्गेनिक तरीके से बेचने के भी लिए निकालना पड़ेगा। अभी किसान क्या करता है कि उसने गेहूं तो उगा दिया, बेचने के लिए मेहनत नहीं करता। वो 10 लोगों को फ़ोन नहीं लगाएगा, वो 100 ग्राम के सैंपल या आटे का सैंपल नहीं भिजवाएगा। अगर सैंपल भिजवाए तो पीछे फॉलोअप नहीं करेगा, हाँ आंटी आपको कैसा लगा और कितना भिजवाऊँ। ऐसे ही हर चीज़ में तो लोकल कंज्यूमर की नीड के हिसाब से वो खेती नहीं करता, उसके हिसाब से पैकेजिंग नहीं करता, उसकी रिक्वायरमेंट को नज़र नहीं, वो हमेशा बाज़ार को देखता है। और जब बाज़ार को देख के खेती करता है तब बाज़ार के परिबल तय करते हैं उसके रेट। तो एक तो ये सीख है। दूसरा, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़े लिखे, जो गोनीति से लेके देवेश भाई ये सब जो फार्मिंग में आए, देखो सबने अपने अपनी ब्रांड बनाई, अपना एक विज़न था, अपना एक थॉट प्रोसेस था और इसमें सफल रहे हैं। वो हमारे मतलब आप बोल सकते हैं कि वो हमारे लैंडमार्क है। और उन्होंने जो काम किया, और भी मैं तो ये मानता हूँ कि हर गांव में अलग अलग किसान अपने अपनी ब्रांड बना के अपने अपने कंज्यूमर के साथ उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेती करे, वो सबसे आइडियल है। दूसरा, गांव में रहते हुए आज के दिन सब अवेलेबल है, वहाँ पर भी इंटरनेट है, वहाँ पर भी अस्पताल है, वहाँ भी शिक्षा के, तो गांव शहरों का इतना मतलब शहरों इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है ना। दूसरा कि इंडस्ट्रीज़ जो है, इंडस्ट्रीज़ की अपनी एक लिमिट है ना। जो फैक्ट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है उसकी भी अपनी एक लिमिट है। कंज्यूमर है उसको भी समझना पड़ेगा कि फैक्ट्री का खाना है या किसान से फ्रेश लेके खाना है। और हेल्थ तो फ्रेश खाने से ही बनती है, फैक्ट्री के खाने से नहीं बनती। तो ये धीरे धीरे मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि समय आने वाला है, जो फार्मिंग में टिका रहेगा जो बंदा, उसके लिए मतलब पैसे भी मिलेगा और उसकी हेल्थ भी अच्छी मिलेगी। यह है कि एक समझ के साथ, एक संयम के साथ, एक निस्बत के साथ अगर आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसमें सफल तो रहेगा। जी, आगे बात करता हूँ किराने वालों की। आज किराने वाले अपने शहरों में या अपने गांव में ख़त्म हो रहे हैं, तो किराने वालों का क्या रोल होगा या होना चाहिए? क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे कि भाई किराने वाले नेचुरल फार्मिंग को और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बचाएं, जिससे उनका एक रेवेन्यू मॉडल बने? एक बाजू कंपटीशन में टिक नहीं पा रहे, प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ी कंपनीज आ रही है, और ऑर्गेनाइज रिटेल पे हम बात कर रहे हैं, और अनऑर्गेनाइज रिटेल जो था वो ख़त्म हो रहा है। बात यह है कि किराना की दुकानें आज का उनका मुनाफा कम हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि मार्केट में जो बड़ी बड़ी जो ब्रांड आ रहे हैं वो उनसे सस्ता दे रहे, ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे और डोर स्टॉप पे डिलीवरी दे रहे। तो मुझे लगता है आगे चल के क्या होने वाला है कि किराना की जो दुकान वाला है उनको भी उस ब्रांड के साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना। और फिर वो लोकल लेवल पे वो केवल सप्लायर रहने वाले हैं। ऑर्गेनिक जो ब्रांड है, वो ऑर्गेनिक ब्रांड जो किसान करता है तो उनको भी अल्टीमेटली वो जो तथाकथित जो भी ऐप पे जो लोग बेच रहे हैं,
है ना, उनके साथ जोड़ना पड़ेगा। अमेज़ॉन हो या बाकी जो भी इस तरह की जो सर्विसेज जो दे रहे हैं, अल्टीमेटली होता क्या है पता है, अलग अलग ब्रांड है, वहाँ पर सर्च करो आपको ऑप्शन मिलता है, आप चूज़ करो, आपके घर पे डिलीवर करता है। तो नज़दीक के पॉइंट के जो स्टॉकिस्ट है वो वहाँ से उठा के वहाँ जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश, अल्टीमेटली तो वो सर्विस दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम ब्रांड पे, पैकेजिंग पे, उसकी इसकी प्रोडक्ट की शुद्धता पे अगर जितना ज़्यादा जोर देंगे, तभी जाके रिपीट कस्टमर जो है हमको कंज्यूमर वो ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादातर मैंने देखा है कि किसान जो है ना, हर बैच में अलग अलग मतलब क्वालिटी कंट्रोल जो इसको बोलते हैं ना, वो नहीं कर पाता है, और तभी मतलब ये दिक्कतें आती है। लेकिन जो प्रोसेस जिसको हम करते हैं, तो प्रोसेसिंग में क्वालिटी कंट्रोल हमारे लिए थोड़ा आसान है। तो हम एक ही तरह का अगर साल भर हम अगर पहुंचाते हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली उसमें रोज़गार के अवसर तो मुझे दिखते हैं। जी, अगर हम बात कर रहे हैं किराने वाले की, क्या वो किसानों को, फार्मर्स को ऑर्गेनिक बेचने के लिए मदद कर सकता है? जो मैंने बात की पार्टनरशिप की, कि हर जगह पे पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आज 30 दुकान है या अहमदाबाद में 15-20 दुकान है जो ऑर्गेनिक बेच रहे हैं। क्या किसान को ये लोग आगे कर सकते? देखो, ये संभव है। अल्टीमेटली उसको क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए। किराना की दुकान को भी 10-15% अगर मुनाफा मिल जाता है तो वो सामान को बेचेगा, क्यों नहीं बेचेगा। लेकिन बात यह है कि ऑर्गेनिक की अवेयरनेस जितनी आई है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर पे ट्रांसपेरेंसी, वो सामान नहीं खरीदता, विश्वास खरीदता है। सामान तो बात की बात है, वो विश्वास खरीदता है कि मैं जो खा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक हो। अभी इससे एक बढ़कर एक चीज़ आ रही है, पॉल्यूशन फ्री हो, पॉलीथीन फ्री हो, बैक्टीरिया फ्री हो। वो ज़माना आने वाला है अगले 5 साल में, कि आपकी जो भी वेजिटेबल्स है उसके ऊपर बैक्टीरिया न यूज़, मतलब बैक्टीरिया न हो उस खाने में। तो इस सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में आने वाली है। इस तरह की भी चीज़ें आएगी कि भाई ये जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस उगाया, तो उसके अंदर बच्चों का श्रम ना हो, बच्चों का शोषण न किया हो, है ना। तो उस तरह की चीज़ें धीरे धीरे वो आएगी, और हमारा कंज्यूमर धीरे धीरे अवेयर होगा, वो पे करेगा, तो डेफिनेटली वो सप्लाई चेन के अंदर डेफिनेटली करियाना की जो दुकान है उसका अपना एक रोल है। अहमदाबाद में पिछले 28 साल का मेरा जो अनुभव रहा है, ऑर्गेनिक की जो आउटलेट है, वितरण केंद्र ऑर्गेनिक के, वहाँ पर मुझे ट्रांसपेरेंसी की कमी दिखाई दी थी। वो कभी नहीं बोलते थे कि हमने गेहूँ कहाँ से लाए, कि चावल कहाँ से लाए, कि मसाला कहाँ से, किस खेतों में से आया, कभी कोई वहाँ पर बताता नहीं था। इस वजह से कंज्यूमर रिपीटली नहीं जाते थे उस दुकान में। बार बार नए कंज्यूमर खोजना कोई भी ऑर्गेनिक के आउटलेट के लिए मतलब ठीक नहीं है। तो अगर जितनी ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ाएंगे, विश्वसनीयता जितनी बढ़ाएंगे, कंज्यूमर बार बार आएगा। कंज्यूमर को वो प्राइस ऑफर करना चाहिए जो अफोर्ड कर सके। मैं नहीं बोलता कि डबल या ट्रिपल लेना चाहिए, एक व्याजबी हिस्सा जिसको कंज्यूमर को भी लगे कि इतना तो मिनिमम देना ही चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ हमारे खेडूत हाट में बोलता हूँ, कभी किस साल टमाटर की फसल अगर कमज़ोर पैदा हुई, तो मैं मैं कंज्यूमर को बोलता हूँ कि ये टमाटर थोड़े अच्छे नहीं दिखते आपको दिखने में, लेकिन ये ऑर्गेनिक वे में किया है, और कंज्यूमर खुशी खुशी वो पे करता है। अगर बताएंगे कि भाई इस साल मौसम की वजह से या क्लाइमेट चेंजेस की वजह से थोड़ा कमज़ोर गेहूं मेरे पैदावार हुई, लेकिन ऑर्गेनिक है, बोल के बेचना है, झूठ बोल के नहीं बेचना। तो जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, है ना, तो मेरे ख्याल से तो वही किराना की दुकान हो या हमारा खेड़ूत हाट हो, सब जगह पे रिपीट कस्टमर जितना आएंगे तो सर्वाइव के रेट इतने चांस इतने बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं जो मेरे जैसे जिनको होता है, कोविड आया, बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक बिजनेस में आ गए, बहुत सारे लोग लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाए ना। सरवाइव नहीं कर पाए। उसके ऊपर उनको शायद राइट एजुकेशन नहीं था या राइट सिस्टम नहीं था। जैसे कुछ लोग थे, जैसे मेरे एक मित्र थे अपने राजन भाई पटेल, ग्रीनो बाजार उनका ब्रांड था। तो दे वर्कड हार्ड, एवरीवन फेस देयर ओन चैलेंजेस। पैरेलली वी टॉक अबाउट बंसी गिर गौशाला सीधा किसान से। उन्होंने 7 से 8 साल परिश्रम किया, तब जाके वो अपना माल बेच पा रहे हैं,
बहुत सारे किसान को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को शुरू करने के पहले या जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको क्या मैसेज करेंगे, क्योंकि कर तो अच्छा ही रहे। नहीं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है। इसमें बात यह है ना, आप किसको टारगेट कर रहे हो। अगर आप 5,000 रुपये किलो घी बेच के या 3,000 रुपये किलो घी बेच के आपको फिर मार्केट इतना ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करोगे, अगर आपके कंज्यूमर को आपके फार्म दिखाओगे या कोई इसे मैकेनिज्म आप डेवलप करोगे, तब देखो जितने भी ऑर्गेनिक के आउटलेट अहमदाबाद में शुरू हुए और बंद हुए, वो ज़्यादातर को मैं जानता हूँ और ज़्यादातर के पास यही था कि चलो एक नया मार्केट दिखता है, अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो कुछ कमा लेने के हेतु से अंदर आए। लेकिन जिनका फाइनेंशियल स्टेटस या बैकअप कमज़ोर था वो नहीं टिक पाए। बंसी गिर का व्यक्तिगत मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए, उनके पास फाइनेंशियल बैकअप भी है और सोशल नेटवर्क भी है, दोनों उनकी फेवर में है ना। लेकिन जो सीधा फार्मर कम्युनिटी से नहीं है और सिर्फ मार्केटिंग के लिए आए हैं, वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। जी, यानी एक तो इंटेंट क्लीन होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इज द मेन थिंग। कुछ लोग इन्हीं में से फार्म विजिट्स भी करवाते हैं। वो जितना करेंगे उतना बेटर जाएगा। बंसीगिरी गौशाला उसका बेस्ट एग्जांपल है। वो अपने गौशाला में सबको बुलाते हैं, दिखाते हैं कैसे मतलब 2 आंचड़ वो मतलब दूध निकालते हो, 2 बछड़े के लिए छोड़े। तो ये सब देखो, वो दूध नहीं बेचते। मैं हमेशा बोलता दे आर सेलिंग ट्रस्ट। यानी वो ट्रस्ट, वो तो प्रॉब्लम इज ट्रस्ट। यहाँ पे जैसे मैंने हर बार पूरे पॉडकास्ट में बार बार लाता रहा कि भाई ट्रस्ट करो, फार्मर्स को ट्रस्ट करो, क्योंकि सेंस ऑफ ट्रस्ट है ही नहीं। कलयुग है, तो कलयुग के अंदर तो कैसे भरोसा कर ले कि कौन क्या बेच रहा है। पर आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स को जैसे ट्रस्ट करते हो, वैसे हर एक को एक मौका दिया जाए, चेक किया जाए, उसकी सब्जी खा के अगर आपको डिफरेंस फील हुए तो आप उसको ऑर्गेनिक गिनिए। मैं एक ही चीज़ है, देखने के रूप में मत जाओ, क्योंकि आपको ही नॉलेज नहीं है। आज के टाइम पे आखिरी पड़ाव की तरफ पॉडकास्ट में बढ़ रहे हैं। फॉर हाउसवाइफ्स बोलती है इसमें कंकड़ है, ये शेप खराब है, ये सुंदर नहीं दिखता है, ये एकदम हरा नहीं है। तो उसके लिए क्या मैसेज है? उसके लिए मैसेज ये है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉस्मेटिक जो है ना, दिखाव से मत उसको परचेस करो, आपको उसके गुण से परचेस करो। हमारा जो गाड़ी का तेल है ना, हमीर भाई का, तो गाड़ी का तेल जब भी कढ़ाई में डालते हो तो उसमें अंदर थोड़ा बहुत वो नमी की वजह से वो थोड़ा भाप आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऐसे कई कस्टमर है कि जो वो खाने के बाद कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हो या घर के अंदर एसिडिटी अगर किसी को है तो सॉल्व, क्योंकि अल्टीमेटली गुण इम्पोर्टेंट है। उसका जो देखा जो है कॉस्मेटिक आपको वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टमाटर छोटे होंगे, बाज़ार वाले टमाटर आपको चमकीले लगेंगे, लेकिन इसके अंदर पेस्टिसाइड का पूरा लेयर है जो इसमें नहीं है ना। तो कई चीज़ें कंज्यूमर को वो सीखनी पड़ेगी कि हमारी लौकी चाहे साइज़ में बड़ी हो, बाज़ार में जो लौकी आती है अभी आजकल तो 250 ग्राम की लौकी आने लगी है। हमारी लौकी आप लेंगे तो साल मुश्किल से 1 केजी की मिलेगी, क्योंकि वो देसी लौकी है। लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन और उसके अंदर जो टोटल जो उसका जूस वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। हमारी जो मिर्च पाउडर से लेके सारी चीज़ें मसाले अगर कंज्यूमर यूज़ करता है तो उसकी खुशबू उसको अट्रैक्ट करती है हमेशा, और वो बोलता है कि मैंने पिछली बार मसाला उनका लिया था, मुझे उनका ही लेना है, चाहे 15 दिन तो का। आमिर भाई तो वसुंधरा मसाले इज लाइक मसाला किंग। वो जो बनाते हैं वो जो जोरदार। शुद्धता जो है वो धीरे धीरे गृहिणियों में आ रही है। मैंने एक चीज़ ये नोटिस किया है कि जब गृहिणी टमाटर खरीदती है ना, तो वो देखती है कि भाई 2 टमाटर इमीडिएट यूज़ हो ऐसे लेंगे, 2 टमाटर ऐसे लेंगे जो थोड़ा हरा वाला होगा, जो 4 दिन के बाद उसको यूज़ करना है। तो जब वो सिलेक्शन करती है तो उनका आँखों का और हाथ का एक मिश्रण होता है, वो चूज़ करते हैं। इसके पीछे उसका पूरा साइंस है ना। तो वो आई एम श्योर कि धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ रही है, ऑर्गेनिक का समझ आ रहा है। जो 3,000 कंज्यूमर लगातार रिपीटेडली आ रहे हैं, वो हमारी सफलता है। और आने वाले दिनों में जैसे हम तो वल्लभ विद्यानगर में भी हाट चलाते हैं, तो वल्लभ विद्यानगर में करीब 700-800 कंज्यूमर आते हैं हर संडे।
और वहाँ पर एनआरआई कस्टमर आते हैं। ज़्यादातर एनआरआई बुजुर्ग है वो वहाँ पर वल्लभ विद्यानगर के हाट में आते हैं। और सबका एक ही है कि यहाँ पर हम लोग सब्जियाँ तो बाद में, हम लोग ये ऑर्गेनिक है ये समझ के हम खरीदते हैं। जी जी। आप अब 16 भागवत और आत्मा पलोड़िया। विकास से आप सिटी की वो साइड भी प्रेजेंस कर रहे हैं, तो वो भी हाट धीरे धीरे बहुत बढ़ अच्छा रहे हैं। और सारे फार्मर्स मेहनत करके आते हैं, दिन रात जग के बनाते भी हैं और दिन रात जग के आते भी हैं, और उनका रास्ते में काफ़ी चीज़ें खराब भी होती, खराब जैसे भी होती। पपीता ऐसा होता है कि अगर पपीता दब गया तो वो फेंक देना पड़ता है। अभी मैं एक और थोड़ा क्रिटिकल जवाब मांगूंगा आपसे, मुश्किल जवाब सवाल पूछूंगा। उन फार्मर्स के लिए क्या एडवाइस है कि जो ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी बेच दें? ऐसा है कि देखो, मार्केट जहाँ पर आपको एक मार्केट जहाँ दिखता है ना, वहाँ पर कुछ लेबागू तत्व घुस ही जाते हैं। तो लगातार हमको हमारी आंखें खुली रखनी पड़ती है, दिमाग को खुला रखना पड़ता है, और जहाँ पर भी गलती हो उसको पकड़ना पड़ता है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि उनके खेतों में बोर्ड लगा रहे हैं, किसान के खेत में बोर्ड लगा रहे हैं कि मैं नरोत्तम भाई यादव, मेरी 3 एकड़ खेत में इन चीज़ उगाता हूँ, इतने साल से मैंने मेरे रासायनिक पदार्थों या निंदामण नाशक दवाई का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मेरी खेती और मेरी उपज के बारे में अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो ये सृष्टि संस्था का ये व्हाट्सएप नंबर है, ये ईमेल आईडी है और ये उनका एड्रेस है। आप मेरी खेती पद्धति के बारे में, मेरी उपज के बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं। यानी आपको ये कहना चाहिए कि जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो एश्योर करते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, उन पे लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। दूसरा कि जो खेत, आपने जो शुरू में बोला कि कुछ लोग ऑर्गेनिक के नाम पे बेच डालते हैं, मैं उसके खेत में क्यों बोर्ड लगा रहा हूँ? खेत में इसलिए बोर्ड लगा रहा हूँ कि आसपास के 4 खेत वाले गांव वालों को भी पता हो कि वो ऑर्गेनिक कर रहा है। अगर वो गलत प्रैक्टिस करेगा तो कम से कम उसको भी शर्म आएगी, 4 लोगों गांव में उसकी बातें हो जाएगी, वो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे तक तो मैसेज आ ही जाएगा। तो अल्टीमेटली विश्वास जो है, ट्रांसपेरेंसी हर लेवल पे, हर वैल्यू चेन में, हर सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंसी कंज्यूमर को दिखाना है। ट्रांसपेरेंसी आएगा तो ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट आएगा तो स्केल होगा। तो ये चीज़ें, इसके बिना, इसलिए जब ये चीज़ें आ जाएगी, फिर जो लेबागू जो भी किसान होगा तो भी, या कुछ थोड़ा भी गलत करने जाएगा, तो कम से कम उसके अंदर से उसका अंतरात्मा जो है, उसके आसपास के वाले किसान हैं, गांव वाले लोग हैं, उसकी शर्म तो उसको नड़ेगी। ठीक है, किसान की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक, सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक, थर्ड ईयर ऑर्गेनिक, और हमारे हिसाब से तो नेचुरल होता है। अगर कोई फार्मर ने शुरुआत की है तो वो बोल के बेचे कि ये मेरे पहले साल की, मैंने 1 साल से केमिकल नहीं डाला है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि 3 साल का वेट करना, 3 साल तो की करना सब्जी, पड़ेगा वेट, इसके कारण है। यानी वो अगर वो बेच दें एपीएमसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बेचो ना एपीएमसी में आप बेचो, लेकिन हमारे यहाँ तो 3 साल वेट इसलिए करवाते हैं क्योंकि उसने इतना सारा पेस्टिसाइड रेसिड्यू डाला है, तो वो रेसिड्यू को रिमूव होने में 3 साल लगते ही है। तो हमारे एक भी हाट में 3 साल से पहले बेचने की इजाज़त नहीं है। राइट। क्योंकि वो पेस्टिसाइड मैं मेरे कंज्यूमर को, मतलब ये नहीं बोल सकता कि अगले साल निंदामण नाशक दवाई इसमें खेत में डाली थी, उसी खेत की दूधी या टमाटर में आपको खिला, नहीं खिला सकता मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 साल के बाद मार्केट में आइए, सर्टिफिकेट लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, भले वो सुभाष पालेकर ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी है। हम सारे गुरुओं को मानते हैं, सारी अच्छी प्रैक्टिस को मानते हैं, हम साइंस को मानते हैं, हम नेचर को मानते हैं। किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं, जिसको साइंस फेवर करता है, जो जहर मुक्त प्रैक्टिस हो, जिसको एनवायरनमेंट को सूट करता है, वैसे सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को हम लोग मानते हैं। और उनके लिए क्या मैसेज देंगे जो सब्जी की फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं या एग्रीकल्चर की नाम पे फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं कि भाई केमिकल डालो डालो और बनाओ, उनके लिए क्या मैसेज है? ऐसा है कि वो कॉमर्शियल क्रॉप करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा गुजरात में आलू में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गई है पिछले
5-7 साल से। और आलू में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि वो कंपनी वाले बीज भी देते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी देते हैं, और सीधा जो प्रोडक्शन होता है वो कंपनी सीधा खरीद उठा लेती लेती है, है। और इसमें से चिप्स और बाकी वेफर और वो सारी बनती है। तो वो बल्क में, क्योंकि वो फैक्ट्री को देखते हुए प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे ही प्रांतिज के अंदर आप जाएंगे, कॉलीफ्लावर जो खेती करते हैं, तो वहाँ से एक साथ वो लगा देते हैं, एक साथ हार्वेस्ट करते हैं, और पूरी ट्रक कहाँ जाती है, सीधा बांग्लादेश जाती है, बेंगलोर जाती है, या दिल्ली के मार्केट में सर्व करते हैं। वो भी एक ज़रूरत है, लेकिन उसमें क्या है, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है ना, क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्शन निकलता है, एक साथ आता है, क्योंकि वहाँ मजदूर कम, मजदूर से भी काम चल जाता है। ऑर्गेनिक में मजदूर ज़्यादा होता है, तो जो बल्क प्रोडक्शन करता है उनको तो क्या है कि वो मार्केट देखते हैं, उनको इंसानों के शरीर से या इससे सेहत से परवाह नहीं है। एक तरह से देखो तो वो ज़मीन के भी और हमारे हेल्थ के दोनों के दुश्मन हैं, और उनको अभी क्योंकि मार्केट में उनको पैसे के पीछे पड़े हैं, तो उसको लोगों के हेल्थ के बारे में इतना अवेयर नहीं है। लेकिन एक दिन मुझे पक्का भरोसा है सबको वापस तो आना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मेरे गांव में अगर पिछले 15 साल में जितनी डेथ हुई उसमें आधे लोग कैंसर से मरे हैं, तो ये सब जगह का नज़ारा है, सिर्फ मेरे गांव का नहीं है, ये पूरे गुजरात का ही नज़ारा है। और गुजरात आज के दिन में कैंसर में सबसे आगे है। हम सुबह से शाम किस लिए मेहनत करते हैं? हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, अच्छा खाना दे सके। और अच्छा खाना नहीं दे सकते तो वो काम किस काम का, जो पैसा किस काम का? तो मुझे लगता है कि किसान हो या कंज्यूमर हो, सबको एक दिन वापस आना पड़ेगा, अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, शरीर श्रम बढ़ाना पड़ेगा, अपनी जो ज़रूरत है उसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। केवल भौतिकवाद से काम नहीं चलने वाला। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, और शायद एक हमारी कोशिश थी कि हम लोगों तक पहुंच पाए, तो वो हम लोगों तक पहुंचे हैं। और आगे जब ये एपिसोड बाहर आएगा तो बहुत सारी बात करेंगे। आखिरी में हमीर भाई की बात, जिन्होंने शर्ट पहनना छोड़ दिया है, चप्पल पहनना छोड़ दिया है, पर फिर भी फार्मर का सामान यहाँ पे बेच रहे हैं। उन्होंने वसुंधरा मसाले का ब्रांड भी डेवलप किया है, बहुत सारी गृहिणियाँ उनको ट्रस्ट करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। हमीर भाई हमारे जिसको बोलते हैं वो ना, मैं हमारा ब्रांड है एक तरह से वो। और 50-60 किसानों को केवल देसी बीज वो देते, और वो जो देसी जो उगता है, वो मूंग हो, अड़द हो, तुअर हो, मिर्च पाउडर हो, अपना जीरा हो गया, धनिया हो गया, सारी चीज़ें वो अपने उनकी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके अंदर प्रोसेस करते हैं। उनके पास ऑयल निकालने के लिए अपनी ऑयल गाड़ी है, मसाले पीसने के लिए कोल्ड पद्धति से पीसने के लिए पूरी संयंत्र लगे हुए हैं, सुखाने के संयंत्र लगे हुए, वैक्यूम पैकेजिंग के संयंत्र उनके फार्म में लगे हुए। तो पूरी प्रोसेसिंग की सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल है। और उनका जो जीवन है वो जीवन ही इतना सादगीपूर्ण है, और देश भर में देसी बीज की डाइवर्सिटी को बचाने के लिए किसानों में वो काम करते रहे हैं। कंज्यूमर को वो कभी एक डब्बा तेल नहीं बेचते, वो 1 किलो से ज़्यादा तेल किसी को नहीं देते। वो बोले कि फ्रेश खाना है, वासी नहीं खाना है। मसाले भी आपको ज़्यादा वो नहीं बेचते। तो एक तरह से जिसको बोलते हैं ना, केवल मार्केट नहीं देखते, वो शुद्धता और क्वालिटी में यकीन करते। और उनका नाम और उनकी ब्रांड, क्योंकि वो अगर वो आटा बेचते हैं तो आटा शनिवार दोपहर में पिसा हुआ ही आटा आता है। अगली बार वो 1 किलो से ज़्यादा आपको नहीं देंगे, ताकि आप अगली संडे दोबारा आके उनसे परचेज़ करो हर चीज़। तो एक तरह से वो शुद्धता और क्वालिटी में यकीन रखते, मेंटेन करते। वो जो देते देसी जातों से वो उगा होगा, और इंश्योर करते हैं कि वो 100% नेचुरल तरीके से, वो चाहे गुड़ हो या शक्कर हो, अपने खास खड़े रह के प्रोसेस करवा के बनवा के लेके आते हैं। तो उनका एक लाजवाब इंसान है। उनके जीवन भी ऐसा है, सादगीपूर्ण है। पैर में जूते नहीं पहनते। उनके ये शपथ लिया कि जब गाय माता को, मतलब राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा गौ माता को, तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे, इसका शपथ लिया। तो इतनी ठंड में, गर्मी में केवल एक बंडी पहन के, एक बनियान पहन के घूमना इतना, और देश भर में बाहर कहीं खाना नहीं खाते वो। अगर 8-10 दिन भी ट्रैवल बाहर करते तो बाहर का खाना ही नहीं खाते, केवल फल या इस तरह के खाना खा लेते।
तो उनकी जो उनमें जो संयम है, जो निस्बत है, हाँ, जो कर्मठता है, मेरे ख्याल से बाकी सारे किसानों के लिए और हमारे कंज्यूमर के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश। जी, थैंक यू वेरी मच। हमने बहुत सारे किसानों की भी बात करी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की बात करी, बहुत सारी नॉलेज वाली बात की, और ये लोगों तक हम जेन्युइनली पहुंचाना चाहते हैं। ये ग्रीन टॉक के थ्रू आइडियाज़ ऑफ ग्रीन लिविंग एक फेल्ड स्टार्टअप था जिन्होंने ऑर्गेनिक बेचने का चालू किया, पर वो एक मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग द नॉलेज एंड प्रमोटिंग द राइट प्रोडक्ट. You, if your intent is in the right direction, you will get lot of support. एंड रमेश भाई जो वन ऑफ द इनिशियल टाइम में मुझे मिले थे, या हामिर भाई, ये इन सब लोगों को मैं कैसे जानता हूँ? मैं सब लोगों को पर्सनली जाके मिला, उनके फार्म्स में जाके मिला, जब जाके उनको पता चला कि ये ऑर्गेनिक और नेचुरल बेचना सिर्फ एक पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट इज़ योर लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी. अगर आप ये अच्छा काम करते हो तो आपको रिटर्न में अच्छा मिलेगा. और अगर हम कंज्यूम करते हैं नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोड्यूस, तो हम हमारी फैमिली के लिए और ये पूरी दुनिया में सेवा करते हैं. पेड़ शायद आप नहीं लगा पाओ, प्लास्टिक कम यूज़ कर लो, पर आप नेचुरल केमिकल फ्री यूज़ करोगे तो आपको इसका रिटर्न मिलेगा. थैंक यू everyone possible who has started getting organic and natural chemical free farming to reality. World is moving towards natural and chemical free farming, and we are moving towards chemical farming, so we will have to change it. Israel, one of the world's smartest people, Jewish, they are moving towards organic and natural. They have been there. Across the world देर आर स्टैट्यूटरी नॉर्म्स कि हम इतना ही केमिकल यूज़ करना चाहिए, पर इंडिया में क्या है, पैसे का नॉर्म है. पैसा कमा रहे हैं ना तो सब चलता है, सर्टिफिकेट भी खरीदो, सब खरीदो. पर भाई साहब, आप सर्टिफिकेट खरीद लोगे, सब खरीदोगे, बट इन द एंड यू विल हैव टू जस्टिफाई टू द वर्ल्ड. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज़, I would appeal to people who are making medicines, people who are using medicines, people who are promoting chemicals, they should first try and eat organic themselves. आई प्रॉमिस देम, वो छोड़ देंगे ये चीज़ बनाना. जिस दिन उनको लगेगा कि हम क्या बना रहे हैं, वो छोड़ देंगे. ये हमारी कोशिश है. हम दुनिया नहीं बदल सकते, पर हम खुद को ज़रूर बदल सकते हैं. ये आशा के साथ कि हम नेचर को प्रोटेक्ट कर पाएँ, सस्टेनेबिलिटी पे ले जाएं, हम ऐसे ही ग्रीन टॉक्स आप तक लाते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. आप हमसे जुड़े, और आप जैसे निस्वार्थ लोगों के लिए कि जो इस चीज़ में शायद जुड़े कुछ काम से, पर फिर उन्होंने कंट्रीब्यूट जो किया वो अपने स्वार्थ से कई गुना बड़ा किया. थैंक यू टू पीपल लाइक अनिल गुप्ता सर, सृष्टि एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ इंस्पायर्ड थाउजेंड्स, एंड फ्रॉम कोविड हज़ारों लोग उनसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करते हैं. प्लस वो कहीं सोशल मीडिया पे है नहीं, एक डायरेक्ट रमेश भाई खुद हज़ारों लोगों को व्हाट्सएप भेजते हैं और हज़ारों लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं. दिस इज़ व्हाट सृष्टि इज़ ऑल अबाउट. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू.